ये कहानी हमें दिखाएगी कि आखिर एक मर्द की जिंदगी कितनी ज्यादा हार्ड हो सकती है। भले उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस क्यों ना लगा दिए जाएं, कोई भी उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ होता है हमारे मेन कैरेक्टर लियाम के साथ, जो कि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। उसकी फैमिली में उसकी प्यारी सी एक बेटी कानामी है और उसकी वाइफ मीका। अपनी फैमिली के लिए लियाम दिन रात मेहनत करता है जिससे कि उसकी फैमिली खुश रह सके। पर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का तो उसके बॉस के साथ ही चक्कर है और जो उसकी बेटी है वो उसकी खुद की बेटी भी नहीं है। लियाम के ऊपर अब अलग अलग झूठे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब लियाम गरीब और अकेला हो जाता है। सर्वाइव करने के लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो मरने वाला है। पर मरने से पहले उसके सामने गॉड अपीयर होता है जो कि उसे ऑप्शन देता है अलग अलग दुनिया के अंदर रिइनकार्नेट होने के लिए। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से लियाम कौन सी दुनिया को चुनेगा और आगे के उसका एडवेंचर कैसा रहने वाला है। अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक बैटलशिप को दिखाया जाता है जो कि अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए जा रही होती है। वो लोग अब अपने अपोनेंट का वेट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि अब अपने ब्लैक टाइटन के अंदर होता है। सभी लोग अब ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि उनका अपोनेंट अकेले ही आया है। इसके बाद अब वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर अब वो रोबोट सभी अटैक्स को डॉज करके आगे आ जाता है और अब वो बैटलशिप को तबाह करना भी शुरू कर देता है। काफी सारे और भी रोबोट्स उसे रोकने के लिए आते हैं, पर वो बंदा कुछ ज्यादा पावरफुल होता है। वो अकेले उन लोगों को लड़कर खत्म कर देता है। इसके बाद वो रोबोट अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और एक ही हमले में वो उस बैटलशिप को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये देखकर अब उस रोबोट में बैठा हुआ बंदा हंसने लगता है और कहता है कि तुम सभी लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम लोगों को अपनी जिंदगी के लिए लड़ना चाहिए और अपने पर्पस को पूरा करना चाहिए। वो अब हंसी रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी मेड आ जाती है जो कि उसे कहती है कि आप ठीक तो हो। जिस पर अब वो बंदा जिसका नाम लियाम है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ अमागी, तुमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, तुम काफी इंप्रेसिव हो। चलो अब बाकी तुम सभी लोगों की बारी है मुझे ये दिखाने की कि तुम सभी लोग क्या कर सकते हो। तो अमागी भी मान जाती है, जिसके बाद वो अपने सभी साथियों को अब तैयार होने के लिए कह देती है। तो अब सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं और अब वो लोग भी अब दुश्मन से लड़ने के लिए आ जाते हैं और अब वो लोग भी दुश्मनों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मार रहे होते हैं, जो देखकर लियाम भी अब उन लोगों की तारीफ करता है और अब वो भी आकर उन सभी लोग की मदद करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की अब लियाम से कहती है कि आपको 7वीं वेपन फैक्ट्री बैटलशिप कैसी लगी? मैंने इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स और परफॉर्मेंस लगाए थे, क्या आप चाहते हो कि मैं इसे और भी ज्यादा ऑर्डर कर दूं? तो लियाम भी कहता है ठीक है। जिसके बाद अब लियाम वापस से बैटल में उतर जाता है और अब वो फिर से तबाही मचाना शुरू करता है। वो अब इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और कह रहा होता है कि कमजोर लोगों से लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। मैं हूँ एक बुराई, मैं इवल लॉर्ड लियाम हूँ, सभी लोग मेरे सामने आकर झुक जाओ। ऐसा बोलने के बाद लियाम अब कहता है कि ये मेरा बदला है अपनी पास्ट लाइफ का। इसके बाद हमें अब लियाम की पास्ट लाइफ को ही दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्रेन के अंदर होता है और अपनी कंपनी में काम करके वो वापिस आ रहा होता है। वो काफी देर रात में अपने घर पहुंचता है और आते ही वो पूछता है कि उसकी बेटी यानी कि अमागी कहाँ है। तो मीका जो कि लियाम की वाइफ है वो उसे बताती है कि अमागी तो सो गई है पर आज वो एक कुत्ता मांग रही थी, जो सुनकर लियाम भी कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग अब कुत्तों की जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे डॉगीज होते हैं और वो सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। लियाम को इंजॉय करता हुआ देख मीका उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुत्ते इतने ज्यादा पसंद है तो क्यों ना एक खरीद ही लो। तो लियाम कहते नहीं, मेरे पास एक कुत्ता था, वो मेरी एक फैमिली की तरह था पर वो मर गया और मैं उसे कभी भुला नहीं पाया, मैं उसे अपने दिल से प्यार करता था। और वैसे भी मीका तुम और कानामी अगर मेरे साथ हो तो मेरी जिंदगी में इतना ही काफी है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को लियाम के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका चीफ उसे डांट रहा होता है एक काम के लिए। वहीं लियाम कहने लगता है कि लेकिन मैंने आपको मैसेज भेज के इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसका चीफ यानी कि बॉस उसका उससे कहने लगता है कि लेकिन मुझे मैसेज नहीं मिला, तुम्हारी गलती है इसमें। वही लियाम की कोई भी गलती नहीं होती है पर वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। वो अब सीधा सीधा घर चला जाता है और मन में कहने लगता है कि जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ वो काफी टॉक्सिक है, मेरा बॉस मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करता है और मुझे उस गलतियों के लिए ब्लेम करता है जो कि मैंने करी भी नहीं है। लियाम ये सब कुछ सहन कर रहा होता है अपनी फैमिली के लिए। घर आने के बाद वो अपनी फैमिली को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपनी फैमिली की खुशियों के सामने अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। अगले सीन में लियाम अब जब अपने ऑफिस में जा रहा होता है तो उसकी ऑनलाइन दोस्त नीता उसे बैटल रोबोट्स के बारे में बता रही होती है। इसके बाद वो अपने एक काम के सिलसिले में अब एक जगह पर आता है, पर जैसे वो सामने देखता है वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके सामने मीका यानी कि उसकी वाइफ किसी बंदे के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर लियाम काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि लेकिन मीका तो कानामी के आज स्पोर्ट्स क्लब में जाने वाली थी, पर वो यहाँ क्या कर रही है और आखिर इसके साथ ये लड़का कौन है। जिसके बाद अब रात के समय पर लियाम अपने घर पर पहुंचता है। उसे देखकर मीका अब उसका खाना तैयार करने लगती है। वहीं पर अब लियाम अब उससे पूछने लगता है कि आज का दिन कैसा गया, आज तो कानामी का स्पोर्ट्स क्लब था ना। तो मीका बताती है कि कानामी ने आज स्वॉर्ड फाइटिंग मैच जीत लिया। जो सुनकर लियाम अब अपनी बेटी की तारीफ करने लगता है। साथ में अब वो मीका से
आज सुबह के बारे में पूछने वाला होता है, पर वो अपने आप को रोक लेता है और सोचता है कि उससे ही कोई गलतफहमी हुई होगी, उसे मीका पर विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद अब लियाम जब अपने ऑफिस में होता है, वो अब अपने पीसी को शट डाउन कर ही नहीं पा रहा होता है, पर जैसे तैसे करके वो अपने पीसी को शट डाउन करके अब बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो फिर से उसी जगह पर मीका को ढूंढने के लिए आता है, पर इस बार वहाँ पर से वो नहीं मिलती है, जो देखकर लियाम थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और अब वो वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी उसे वहाँ पर मीका दिखती है, जो कि फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो उसी बंदे से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं कानामे के साथ हूँ, तुम कहाँ पर हो। तभी कानामे भी उस बंदे को देख लेती है और कहती है देखो पापा वहाँ पर हैं। जिसके बाद अब वो लोग उस बंदे के पास चले जाते हैं। वहीं पर अब ये सब कुछ देखने के बाद लियाम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार कानामी उस लड़के को अपना पापा क्यों बुला रही थी। लियाम अब सोचने लगता है कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। लियाम ये सब कुछ सोचकर ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है और कहते हैं कि तुम टाइम पास क्यों कर रहे हो। तो लियाम कहता है कि मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा पीसी शट डाउन नहीं होता है ठीक से। तो लियाम अब कैसे तैसे करके अब अपने काम को करने लगता है। तभी अब उसे मीका की तरफ से एक कॉल आता है और अब वो उसे बताती है कि कानामी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए जल्दी आ जाओ। ये सुनकर लियाम काफी शौक हो जाता है और वो जल्दी से अब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वो अब मीका से कहता है कि कानामी कैसी है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और अब वो उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम कानामी के पेरेंट्स हो, तुम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है, कानामी को खून की जरूरत है, तो क्या तुम लोग अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। वहीं पर लियाम कहते हैं कि मेरा ब्लड टाइप AB पॉजिटिव है। तो मीका कहती है कि मेरा तो O पॉजिटिव है। ये सुनकर डॉक्टर अब मीका से कहते हैं कि जरा हमें आपके खून की जरूरत है, इसलिए आप आ जाओ। तो मीका भी अब चली जाती है। वहीं पर अब ये सब कुछ देखने के बाद लियाम काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार कानामी का ब्लड ग्रुप अलग कैसे है। अगर मैं फादर हूँ तो उसका ब्लड ग्रुप तो मेरे जैसे ही होना चाहिए था। आखिरकार इन सब का मतलब क्या है। अगले सीन में लियाम फाइनली मीका से पूछ लेता है कि आखिरकार कानामी का फादर कौन है, क्या वो मेरी बेटी नहीं है। तो मीका अब उसे कहती है हाँ तुमने सही समझा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमारी फैमिली के बारे में 1% भी चिंता नहीं करते हो। तुम ओवर टाइम करते हो, तुम्हारे पास तो वीकेंड में भी छुट्टी नहीं होती है, तुम बस घर सोने के लिए आते हो, तुम्हारे पास तो बात करने तक का समय भी नहीं होता है, तुम्हारा इस घर के अंदर होना ना होने के बराबर ही है। तो लियाम कहते हैं कि लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरी जॉब है जाना। तो मीका कहती है कि ये कैसी ही जॉब हुई जिसमें तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा कम है, ना कि तुम्हें बोनस मिलता है और ना ही तुम्हारा कोई प्रमोशन होता है। कानामी को अच्छी पढ़ाई की जरूरत है और तुम्हारे इतने कम पैसे में उसकी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। तो ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हारे ही वजह से सब कुछ हो रहा है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे खुशी दोगे अगर तुमने मुझसे शादी करी तो, पर याद करो पिछले 10 सालों में तुमने आखिरकार मुझे कितनी खुशी दी है। जब तुम यहाँ पर नहीं होते थे तब मैंने ही घर को संभाला है, मैंने ही कानामी को संभाला है और सारे कामों को भी अकेले ही संभाला है। इतने समय से ये जिंदगी सिर्फ मेरी और कानामी की चल रही थी, इनमें तुम इंक्लूड ही नहीं थे, तुम इस घर के हिस्से भी नहीं थे। मैं अब कानामी को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा बोलने के बाद मीका अब कानामी के पास आती है और कहती है चलो अपने पापा के पास चलते हैं। जो देखकर लियाम अब उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मीका रुकती नहीं है। लियाम अब कानामी से भी कहने लगता है कि इतने समय से मैंने भी तो इसे पाला है, ये मेरी बेटी है। वो कानामी से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ ना, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना। तो कानामी कहती है नहीं, मुझे तो दूसरे पापा पसंद है। ये सब सुनने के बाद अब लियाम को काफी बड़ा एक शौक लगता है। अगले सीन में लियाम अब वापिस अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर अब उसका बॉस उसे बुलाने लगता है और उसे दिखाता है कि तुम्हारे अकाउंट से दूसरी कंपनी के अंदर इतने ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तुमने किसी रैंडम अकाउंट के अंदर 50 मिलियन येन डाल दिए, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो लियाम कहता है कि लेकिन मैंने तो ये नहीं किया। जिस पर उसका बॉस कहता है कि लेकिन ये कंप्यूटर तो बता रहा है कि पैसे तुम्हारे ही पीसी से ट्रांसफर हुए हैं। ये सुनकर लियाम को याद आता है कि जब कानामी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसने पीसी को शट डाउन करना ही भूल गया था, वो जल्दबाजी में निकल लिया था और शायद उसी समय में किसी ने उसकी पीसी को यूज करके पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले सीन में हमें अब दिखाया जाता है कि अब लियाम को उसके जॉब से ही निकाल दिया गया और इसी चीज का मीका ने फायदा उठाया और डिवोर्स फाइल कर दिया और कानामी की कस्टडी भी ले ली। साथ में लियाम को चाइल्ड सपोर्ट भी देना पड़ा। लियाम के पास जितने पैसे बचे थे उससे अपनी कंपनी को वापस देने पड़े और अपने ऊपर से सारा डेट उतार दिया। हम लोग अब देखते हैं कि लियाम अब पूरी तरीके से गरीब हो चुका है और काफी ज्यादा अकेला है। वो अपने घर पर आ जाता है और कहता है कि आखिरकार जितने भी पैसे बचे हैं जो कि मुझे उधार पर देने हैं, आखिर मैं उन्हें चुकाऊंगा कैसे। वो अब अपने फोन में देखता है और देखता है कि नीता ने तो उसे वापस से मैसेज भेजा है उसी मोबाइल रोबोट के बारे में। वो देखकर लियाम भी कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, काश मुझे ये सब देखने का मौका मिल पाता। पर लियाम के पास पैसे नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं और ज्यादा हार्डवर्क करूंगा तो शायद से मेरी जिंदगी फिर से बेहतर हो जाएगी और शायद उसके बाद मैं अपनी बेटी को फिर से देख पाऊंगा। इसी बारे में सोचते हुए अब लियाम काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहा होता है। पर अब उसे जैसी खांसी आती है वो देखता है कि वहाँ तो उसकी खांसी में से खून निकला है। इसके बाद अब उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और क्योंकि लियाम के पास बिल्कुल
लिए पैसे नहीं है वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकता है। उसे अब लगने लगता है कि वो मर जाएगा। तभी उसे याद आता है कि उसने ये बात सुनी थी कि अगर तुम मरने वाले होते हो तो तुम्हारे पुराने पेट तुम्हें लेने के लिए आते हैं। ये सोचकर लियाम याद करता है कि शायद से मेरा पुराना पेट भी आएगा क्या मुझे लेने के लिए। लियाम अब मरने वाला होता है, पता भी अचानक से उसके सामने ये दिखाई देता है कि उसके जो पीसी से ट्रांसफर हुए थे पैसे वो और किसी ने नहीं बल्कि उसके बॉस ने ही करे थे। साथ में उसे ये पता चलता है कि मीका काफी ज्यादा एक अमीर वाले होटल के अंदर डिनर कर रही है और वो भी और किसी के साथ नहीं बल्कि लियाम के उसी बॉस के साथ। ये देखकर लियाम काफी शॉक हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी का असली फादर उसी का बॉस है। वो अब देखता है कि वो जो बॉस है वो मीका से कहता है कि तुम तो कितनी बुरी वाइफ हो, तुमने सारा ही डेट अपने एक्स हस्बैंड को दे दिया। तो मीका भी कहती है कि वो ये सब डिजर्व करता है। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि मीका अब लियाम का काफी ज्यादा भद्दे तरीके से मजाक उड़ा रही होती है। ये सब कुछ देखकर लियाम काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो रोने भी लगता है। वो कहते ही कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उससे कहता है कि नहीं, ये सब कुछ सपना नहीं है बल्कि सच्चाई है। तुमने एक कठोर जिंदगी जी है पर इन सब का एंड में कोई भी मतलब ही नहीं था। क्या लियाम तुम इस बुराई को इसी तरीके से जाने दोगे? इस पर लियाम भी अब गुस्से में आ जाता है और कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज को नहीं जाने दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन लोगों पर अपना बदला लेकर रहूंगा। ये सुनकर वो बंदा भी अब एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे इमोशंस तो काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, जैसे कि रेज, हेट्रेड। काफी मजा आ रहा है। वो अब लियाम से कहता है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो इसलिए मुझे तुम्हें इंटरेस्ट आ गया है। तो लियाम कहता है कि लेकिन अच्छा बनने का तो मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। देखो मेरी जिंदगी कैसी निकली, मैंने अपनी खुशी को ही सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फैमिली के लिए और उन लोगों ने देखो मुझे किस तरीके से ट्रीट किया। काश मुझे एक और बार जिंदगी जीने का मौका मिलता, मैं वो करता जो कि मुझे करने का मन है। मैं सिर्फ अपने लिए जीता एक विलेन के तौर पर जो कि सभी लोगों को हराकर आगे बढ़ता है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं तुम्हें दूसरी दुनिया के अंदर ही भेजने आया हूँ, तुम मुझे अपना गाइड बुला सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो लियाम के सामने 5 अलग अलग दुनिया के ऑप्शंस रख देता है और कहता है कि तुम इनमें से कौन सी दुनिया के अंदर रिइनकार्नेट होना चाहोगे। पहली दुनिया है एक फैंटेसी दुनिया जहाँ पर सोर्स और मैजिक एग्जिस्ट करती है। दूसरी दुनिया के अंदर सुपर पावर है। तीसरी दुनिया के अंदर पीरियोडिक ड्रामा है। अगली दुनिया के अंदर जुरासिक एरा है और दूसरी के अंदर वाइल्ड वेस्ट है। तुम आखिरकार कौन सी दुनिया के अंदर रिइनकार्नेट होना चाहोगे? ये सब सुनकर लियाम भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं क्या रिइनकार्नेट? इन सब के बारे में तो मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। इसके बाद लियाम अब सोचने लगता है और अब उसे एक ऐसी दुनिया मिलती है जहाँ पर सिर्फ रोबोट्स और स्पेस बैटलशिप्स हैं। वो कहता है कि नीता भी इसी के बारे में बात कर रही थी, इस दुनिया में जाने में काफी मजा आएगा, शायद से मैं इसी दुनिया को चुनता हूँ। ये सुनकर गाइड कहता है कि ये एक साईफाई दुनिया है जहाँ के अंदर एडवांस साइंस और मैजिक है। इस दुनिया के अंदर रॉयल्स और नोबल्स रूल करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी फैमिली के अंदर इस दुनिया में बॉर्न करूंगा जो कि प्लेनेट को रूल करती है। तो लियाम भी मान जाता है जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। ये देखकर गाइड भी खुश आता है और अब वो लियाम से कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी ये बार की जिंदगी अच्छी हो। ऐसा बोलने के बाद वो लियाम को रिइनकार्नेट कर देता है। वहीं पर लियाम भी अब अपने मन में कहता है कि बहुत हुआ, एक ऑनेस्ट जिंदगी जीकर मैं अब अपनी दूसरी लाइफ के अंदर मैं बाकी लोगों को छोड़कर अपने बारे में ही सोचूंगा और अपनी खुशी को पहले प्रायोरिटाइज करूंगा। मैं इस बार बुराई का सहारा लूंगा और जैसे चाहूंगा वैसे जीऊंगा, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं कमजोर लोगों को बुली करूंगा जिससे मुझे काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगी और इसी तरीके से मैं अपना बदला लूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लियाम का जन्म अब एक दूसरी दुनिया के अंदर हो जाता है जिस प्लेनेट का नाम होता है हाइड्रा, जहाँ हमें पता चलता है कि लियाम इस दुनिया के रूलर का एक लौता बेटा है। लियाम का इस दुनिया के अंदर नाम होता है लियाम सेरा बानफील्ड। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लियाम आज 5 साल का हो चुका है और आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसकी मॉम गिफ्ट में उसे एक काफी बड़ा केक देती है और साथ में एक प्रेजेंट भी। लियाम भी अब उस प्रेजेंट को खोलता है और उसमें एक डॉल होती है। उसकी मॉम अब उसे बताती है कि ये एक AI मेड रोबोट का एक डॉल है। तो लियाम भी अब चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि वो अपनी मेड को अपने आप से ही कस्टमाइज करके बना सकता है, जैसे कि वो क्या चाहता है कि उसकी मेड किस तरीके से दिखने वाली है, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी बॉडी कैसी होगी। लियाम अब ये खुद डिसाइड कर सकता है। लियाम अब अपने इस प्रेजेंट को देख ही रहा होता है तब उसके फादर वहां पर आ जाते हैं। वो अब उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो अब उसे कहते हैं कि आज से ये घर अब तुम्हारा होता है क्योंकि तुम आज से इस घर के हेड हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब मैं सारी चीजों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो मैं और तुम्हारी मॉम इंपीरियल होम प्लेनेट में रहेंगे, यानी कि कैपिटल के अंदर। वो भी बाकी की पूरी
जिंदगी भर और तुम्हें बदले में हमें थोड़ी बहुत सैलरी भी देनी होगी, जिससे कि हम लोग अपनी जिंदगी को पीसफुली इंजॉय कर सके। तो अब लियाम भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद अब उसके फादर अब अपने बटलर को बुलाते हैं जिसका नाम ब्रायन होता है। वो अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। तो अब लियाम भी अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है कि ये हाउस अब उसका होता है और बदले में वो अपने पेरेंट्स को अलाउंस देगा, यानी कि एक तरीके से पॉकेट मनी। ये देखने के बाद अब उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग तो वहाँ से उसे गुड बाय करके चले जाते हैं। वहीं पर ये सब कुछ अब देखने के बाद लियाम अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे अचानक से ही सारी चीजें मिल गई, मेरे पास पैसा है, ताकत है, इन्फ्लुएंस है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं एक नोबल हूँ। लियाम अब एक्साइटेड हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरी पुरानी जिंदगी में तो ये सब बिल्कुल भी नहीं था, पर अब इस दुनिया के अंदर है। इन सब का यूज करके मैं एक इवल लॉर्ड बनूंगा। ये सब कुछ उस गाइड के बदौलत है। लियाम अब उस गाइड का शुक्रिया करता है। इसके बाद हमें अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग अब उसी गाइड को देखते हैं जो कि लियाम की पुरानी बॉडी के पास खड़ा था। वो लियाम की बॉडी को देखकर कहते हैं कि तुम एक लौते पर्सन नहीं हो जो कि अपनी लाइफ से खुश नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो मीका की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मुझे एंटरटेनमेंट देने की। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करता है। वहीं पर हम लोग अब मीका को देखते हैं जो कि अपने नए हस्बैंड के साथ अब प्लान कर रही होती है कि वो लोग अब आगे क्या करेंगे, पर तभी वहाँ पर कुछ पुलिस लोग आ जाते हैं जो कि लियाम के अब उसी बॉस से कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुमने अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर झूठा ब्लेम लगाया है, इसलिए तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है। ऐसा बोलने के बाद वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं। वहीं पर ये देखकर मीका काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो अब कहने लगती है कि लेकिन अब मैं क्या करूंगी। वहीं पर अब ये सब कुछ अब देखने के बाद वो जो गाइड होता है वो काफी ज्यादा एंटरटेन होने लगता है। वो मीका से कहता है कि अब तुम्हें इस जिंदगी के अंदर बिल्कुल भी खुशी कभी मिलेगी ही नहीं, और जो आदमी तुमसे असलियत में प्यार करता था वो भी अब मर चुका है। तुम्हारे पास अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। ये सुनकर मीका काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो गाइड वापस से लियाम के पास आ जाता है और कहते हैं कि मुझे इसकी सोल को अब गाइड करना पड़ेगा, पर जब तक इसे रियलाइज होगा कि इसके साथ क्या होने वाला है तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। जो भी ये इमोशंस फील करेगा उन सब से मैं काफी ज्यादा एंटरटेन होऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके अब लियाम को अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर भेज रहा होता है। पर तभी हम लोग वहाँ पर एक डॉगी के सोल को देखते हैं। जैसे वो जो गेट होता है वो बंद होने वाला होता है, पर तभी वो जो सोल होती है वो अब उस गेट के अंदर चली जाती है लियाम के साथ। अगले सीन में हम लोग को अब उसी दुनिया में एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग गोस्ट पायरेट क्रू को देखते हैं जो कि तबाही मचा रहे होते हैं। वो लोग अब तबाही मचा ही रहे होते हैं, पर तभी उन लोगों के सामने लाइबे प्रिंसेस नाइट आ जाती है। उस रोबोट के अंदर होली किंगडम ऑफ लाइबे की पहली प्रिंसेस क्रिस्टियाना बैठी होती है जो कि अपनी पावर दिखाकर सभी दुश्मनों को काफी ज्यादा आराम से हरा देती है। जो देखने के बाद बाकी के जितने भी दुश्मन होते हैं वो तो डर के मारे ही भागने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग को वापस से लियाम को दिखाया जाता है। उसने जो मेड डिजाइन करी है वो फाइनली अब उसके घर पर डिलीवर हो चुकी है। लियाम अब पूछता है कि इसे हम लोग ओपन कैसे करें, तो ब्रायन बताता है कि तुम्हें बस इसमें अपना बायोमेट्रिक डाटा ऐड करना है, यानी कि तुम्हें बस इसे टच करने की जरूरत है। तो लियाम भी अब उसे टच करता है, जिसके बाद वो जो मेड होती है वो अब फाइनली बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लियाम काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वहीं पर वो मेड बताती है कि उसका नाम अमागी है। वहीं पर ब्रायन भी अब लियाम को बताता है कि अमागी अब आपके हमेशा साथ ही रहेगी। इसे रेगुलरली वीकली मेंटेनेंस की जरूरत होगी जिसके अंदर 2 घंटे लगेंगे। उसके अलावा आप इसे 24 घंटे काम करवा सकते हो। वहीं पर लियाम तो अपनी हरकतों को रोक ही नहीं पाता है। वो अब अमागी की सॉफ्टनेस को चेक करने लगता है कि आखिर वो कितने सॉफ्ट है, जो देखकर ब्रायन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग के सामने आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो लियाम कहते हैं ठीक है फिर मैं इसे अपने कमरे में ले जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। अगले सीन में हमें अब दिखाया जाता है कि लियाम अब अपनी अमागी के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अमागी उसकी काफी ज्यादा सेवा कर रही होती है। ये देखकर ब्रायन वहां पर आता है और अब वो लियाम से कहता है कि आप इतने नर्वस क्यों नहीं इसके अराउंड। तो लियाम कहता है कि भले ही मैं एक बच्चा हूँ पर मेरा जो दिमाग है वो 36 साल का है। ये सुनकर ब्रायन कहता है कि लेकिन 36 साल तो एक बच्चा ही होता है। ये सुनकर लियाम कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो अमागी उसे बताती है कि एम्पायर के अंदर एक बड़ा जो पर्सन होता है उसकी उम्र 50 साल होती है। लोगों को 100 साल जीना पड़ता है अगर उन्हें अपने आप को अडल्ट बुलाना है। तो इस दुनिया के अंदर लोगों की उम्र 500 से 600 साल होती है। ये सुनकर लियाम शौक हो जाता है कि आखिर इस दुनिया के अंदर लाइफ स्पैन तो कुछ ज्यादा बड़ा है। वो अब कहता है कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास काफी ज्यादा समय है इंजॉय करने का इस दुनिया के अंदर। वो अब अमागी से कहता है कि तुम्हारे साथ लाइफ काफी ज्यादा मजेदार होगी, जिस पर अमागी भी कहती है हाँ। ये सब सुनकर ब्रायन अब लियाम से कहता है कि आपको इस डॉल के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो एम्पायर है उन्हें एआई रोबोट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उन लोगों ने देखा कि आप डॉल के इतना ज्यादा क्लोज हो रहे हो तो आपके खिलाफ बुरे र्यूमर्स फैल
निकल जाएंगे। ये सुनकर लियाम पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो ब्रायन उसे बताता है कि एक बार ह्यूमैनिटी को एआई ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। एआई ने सिविलाइजेशन के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और मैनकाइंड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये सुनकर लियाम शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या लोगों ने एआई के अंदर 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स नहीं लगाए थे। तो ब्रायन कहते नहीं, वह बताता है कि उसके बाद एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसने एआई के खिलाफ लड़ाई करी और वो लोग जीत गए। इस बदौलत ह्यूमैनिटी वापस आ गई। वहीं पर वो जो ग्रुप था उन्होंने ही एम्पायर को क्रिएट किया था और अब इसी घटना के बदौलत जितने भी एआई है उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो लियाम कहता है कि लेकिन अगर ऐसी बात है तो मदर ने मुझे एआई गिफ्ट क्यों किया। तो ब्रायन कहता है कि माफ करना, इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तो लियाम कहता है कि लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारा मास्टर मैं हूँ, तो मेरे ऑर्डर्स को मानो। तो ब्रायन को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है। वो अब लियाम को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने दरअसल तुम्हें अबैंडन कर दिया और वो लोग भाग गए। तो लियाम कहते हैं भाग गए, पर किससे। तो ब्रायन कहता है कि क्योंकि इस घर के ऊपर काफी ज्यादा डेट्स लगा हुआ है। तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो एक काफी ज्यादा वाइज रूलर थे जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को काफी ज्यादा प्रोस्पेरिटी लाके दी थी, पर उनके जो भी उत्तराधिकारी थे वो ज्यादा बेहतर नहीं थे। जब से तुम्हारे ग्रैंडफादर और तुम्हारे फादर ने डोमेन के ऊपर रूल किया है तब से तुम काफी ज्यादा डेट में आ चुके हो। ये सुनकर लियाम अब शॉक हो जाता है और कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे तो आखिर मैं अपने सपने को कैसे पूरा करूंगा, आखिरकार मैं इवल लॉर्ड कैसे बनूंगा। वहीं पर अब ब्रायन बताते हैं कि हमारी फैमिली के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स है कि उसे रीपे करना नामुमकिन है। अब के बाद से तो चीजें और भी ज्यादा बुरी होती जाएगी। ये सुनने के बाद लियाम अब काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अगले सीन में हमें अब शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो अब लियाम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा नया लॉर्ड है वो सिर्फ 5 साल का है। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन आखिर 5 साल का एक बच्चा क्या ही कर लेगा। अगले सीन में वापस से लियाम को दिखाया जाता है जो कि अब ब्रायन से कहता है कि आखिरकार अगर हमारी फैमिली अगर इतनी गरीबी में जा ही रही है तो सारी चीजों को एक मुझ जैसे 5 साल के बच्चे को क्यों दे दिया गया। ये मत कहना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा जन्म सिर्फ इसलिए ही किया जिससे कि मैं उनके सभी उधार को संभालूं। तो ब्रायन कहता है दरअसल बात ऐसी ही है। ये सुनने के बाद लियाम अब सोचने लगता है कि मेरी पुरानी लाइफ के अंदर मुझे काफी ज्यादा यूज किया गया था, मुझे अब्यूज भी किया गया था, मुझे गरीबी के अंदर अकेला छोड़ दिया गया था। क्या इस दुनिया के अंदर भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। वो अब मागी से कहता है कि लगता है कि मेरा फायदा उठाया गया है और मुझे अबैंडन कर दिया गया है और तुम्हें भी सोसाइटी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। लगता है कि हम दोनों ही बाहर के लोग हैं क्योंकि हम दोनों अमागी एक जैसी हैं। क्यों ना हम लोग एक साथ टीम अप कर ले। मैं कैसे ना कैसे करके हम लोग को इस उधार से बाहर निकाल कर रहूंगा। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे काफी ज्यादा ताकत मिल जाएगी। ऐसा करने के बाद जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। मैं सभी को सबक सिखाऊंगा, इसलिए अमागी प्लीज मेरे साथ टीम अप कर लो। ये सुनकर अमागी कहती नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो लियाम के सामने बैठ जाती है और कहती है कि मेरा पर्पस तो स्टार्टिंग से ही आपको सर्व करने का है क्योंकि आप मेरे मास्टर हो, इसलिए टीम अप करने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपने कहा कि आपको मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आपके लिए एक आउटसाइडर नहीं हूँ। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक मैं अपने पर्पस को पूरी करती रहूंगी, इसलिए आपको मुझे जिस तरीके से ऑर्डर देने हैं आप दे सकती हो। ये सुनकर लियाम काफी ज्यादा खुश होता है और अब उससे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें रोबोटिक्स के 3 लॉज दे रहा हूँ। ये लॉ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि तुम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सको। अगर तुम इन लॉस को फॉलो करोगी तो ह्यूमैनिटी तुम्हें इजीली एक्सेप्ट कर सकती है। ऐसा बोलने के बाद लियाम अब उसे पहला रूल दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि पहला रूल ये है कि एक रोबोट कभी भी इंसान को इंजर्ड नहीं करेगी। वो उसे ये रूल देने वाला होता है पर तभी उससे कहते हैं नहीं, ये रूल नहीं, मुझे किसी की भी चिंता नहीं है, मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस बार मैं खुद के लिए जीऊंगा, चाहे किसी को भी कुछ भी हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद वो अमागी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नए लॉस डिसाइड करूंगा। वह उसे कहता है कि तुम्हारा पहला रूल ये है कि एक मेड कभी भी अपने मास्टर को इंजर्ड नहीं करेगी और ना ही कोई ऐसा एक्शन करेगी जिससे कि उसके मास्टर को कोई भी नुकसान पहुंचे। दूसरा लॉ ये है कि एक मेड रोबोट सिर्फ अपने ही मालिक के ही ऑर्डर्स को मानेगी और दूसरा ऑर्डर ये है कि एक मेड रोबोट अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पर अब अमागी इन सभी लॉस को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ लियाम भी अब कहने लगता है कि मुझे इंसान या फिर किसी और की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, एक मेड सिर्फ अपने मास्टर को ही ओबे करेगी। इसके बाद वो अमागी से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को वापस अमीर बनाना है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो अमागी कहती है कि मैं एक AI हूँ, मेरे आइडिया शायद से एम्पायर के फिलोसफीज के साथ एग्री नहीं करेंगे, पर मेरे पास ऐसे फंक्शंस है जो कि गवर्नेंस के साथ मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एडमिनिस्ट्रेट
रिलेटेड सपोर्ट दे सकती हूँ। तो लियाम कहते हैं कि लेकिन गवर्नेंस के बारे में मेरे को कुछ भी अंदाजा ही नहीं है। तो अमागी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप एजुकेशन कैप्सूल को यूटिलाइज कर लो। सिर्फ 6 महीने में ही वो कैप्सूल आपके दिमाग के अंदर 10 साल तक की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो लियाम कहते हैं ठीक है, लेकिन तब तक इस घर को कौन संभालेगा? तो अमागी कहती है कि मैं संभाल लूंगी। जिस पर लियाम कहते हैं ठीक है। वहीं पर ब्रायन को तो ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो लियाम से कहने लगता है कि नहीं, एक एआई को ये काम देना थोड़ा सा डेंजरस है, इसने ह्यूमैनिटी को तबाह कर दिया। तो लियाम कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं उसका मास्टर हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए। जो सुनकर अमागी कहती है कि अगर मेरे मास्टर ने कहा है तो मैं ऐसा ही करूंगी, मैं सिर्फ तभी हमला करूंगी जब मास्टर कमांड देंगे। जो सुनकर ब्रायन कहता है कि इसका मतलब ये हमला कर सकती है अगर इसे ऑर्डर दिया जाए तो। ऐसा बोलने के बाद वो लियाम से कहता है कि एम्पायर कभी इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अमागी कहती है नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, एआई को यूटिलाइज किया जा सकता है, और वैसे भी मास्टर अभी इस समय पर यंग है और उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उनके बिहाफ में ये तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस घर को संभालने की। वही लियाम भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। ऐसा बोलने के बाद वो अमागी से कहता है कि जब तक मैं जा रहा हूँ तब तक तुम मेरी टेरिटरी का ख्याल रखना। वहीं पर ब्रायन अब भी लियाम को वार्निंग दे रहा होता है कि नहीं, इस तरीके से एआई को काम मत दो, काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पर लियाम अब भी उसकी बात मानता है और वो एजुकेशनल कैप्सूल के पास आ जाता है। जाने से पहले वो अब अमागी से एक क्वेश्चन पूछता है। वो अब उससे पूछ रहा है कि क्या एआई के पास इमोशंस होते हैं? मतलब अगर तुम्हारे पास इमोशंस नहीं है तो शायद तुम्हारे पास ऐसा एल्गोरिदम तो होगा ही ना जो कि इंसान के बिहेवियर को मिमिक कर सके। तो अमागी कहती है कि मैं अभी ये तो नहीं बता सकती हूँ कि एआई के पास इंसानों वाले इमोशंस होते हैं या फिर नहीं, पर जब आपने मुझसे कहा कि क्यों ना हम लोग टीम अप कर लें, तब जो मेरी मेमोरीज कैशी हैं वो ओवरफ्लो हो गई थी। ये सुनकर लियाम भी थोड़े से खुश जाता है और अब वो एजुकेशन कैप्सूल के अंदर लेट जाता है। अगले सीन में वापस से हमें गाइड को दिखाया जाता है, जो कि अब कह रहा होता है कि मैं गाइड हूँ, एक ऐसा वॉन्डरिंग बीइंग जो कि नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करता है। आज मैं घूमता रहूंगा नेगेटिव इमोशंस को ढूंढने के लिए। इसके बाद में वापस से रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने फेवरेट नूडल्स को ऑर्डर करती है, पर जैसे वो चॉपस्टिक्स को तोड़ने वाली होती है वो चॉपस्टिक गलत तरीके से टूट जाती है, जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और अब इस कारण से उसकी नेगेटिव इमोशंस निकलने लगती है, जिससे वो गाइड कलेक्ट करने के लिए आ जाता है। अगले सीन में हमें अब दिखाया जाता है कि लियाम अब कैप्सूल से उठ जाता है। उठकर अब उसके सामने अमागी होती है। वो अब उसे पूछता है कि मुझे इसके अंदर गए हुए कितना साल हो गया? तो अमागी उसे बताती है कि पूरे 2 साल। ये सुनकर लियाम शॉक हो जाता है और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है कि 2 साल हो गए। जिस पर अमागी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर टाइम का कोई सेंस ही नहीं होता है। वहीं पर लियाम भी अब सोच रहा होता है कि शायद से उसे थोड़ी बहुत ताकत भी मिल चुकी है इस कैप्सूल में आने के बाद। वहीं अमागी उसे बताती है कि हमने आपकी बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया है नाइट ट्रेनिंग मोड का यूज करके। आपको अभी थोड़ा सा समय लगेगा आदत पड़ने में इस बॉडी में। तो लियाम भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में अमागी अब उसे सारे इकोनॉमिकल स्टेटस को दिखाती है। वहीं लियाम भी देखता है कि जिस समय पर वो गया हुआ था अमागी ने काफी अच्छा काम किया और जितने भी फाइनेंसेस है वो थोड़े बहुत इंप्रूव तो हो गए हैं, जो देखकर लियाम अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैं अपनी डोमेन का अब सर्वे करने जाऊंगा। तो अमागी भी कहती है ठीक है, जिसके बाद वो उसे अब स्पेस पोर्ट पर ले आती है। वहीं लियाम को अब एक चीज उड़ती हुई दिखाई देती है। तो अमागी उसे बताती है कि वो एक फ्लोटिंग डॉक है जिसका यूज स्पेस बैटलशिप को सर्विस देने के लिए किया जाता है। जिसके बाद अमागी अब लियाम को मोबाइल नाइट्स के बेस पर भी ले आती है। वो उसे वहाँ पर मोबाइल नाइट्स के पुराने मॉडल्स दिखाती है, जिन्हें देखकर लियाम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वहीं अमागी लियाम को बताती है कि हम लोग इन्हें अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बजट अभी कम है। वहीं पर ये सुनकर लियाम कहता है कि मैं इन्हें ऑपरेट करना चाहता हूँ। तो अमागी कहती है ठीक है, तो फिर मैं तैयारी कर देती हूँ। जो सुनकर लियाम काफी एक्साइटेड हो जाता है और अब वो उस नाइट के अंदर आकर बैठ जाता है। अमागी उसे बताने लगती है कि इस रोबोट की जितनी भी बेसिक मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाती है और बाकी का जो ऑपरेशन है उसे मैजिक के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से विजुअलाइज करो कि आप इसे अपने मैजिक के जरिए किस तरीके से मूव करना चाहते हो और ये रोबोट बिल्कुल वैसे ही मूव होएगा। तो लियाम भी मान जाता है और अब वो अपने मैजिक का यूज करने लगता है और वो जो रोबोट होता है उससे वो मूव कराने लगता है। वो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो अमागी से पूछता है कि क्या इसके अंदर कुछ वेपन्स भी है, जिस पर अमागी कहती है कि वेपन्स थोड़े बहुत डेंजरस होते हैं इसलिए मैंने इसके ऊपर से वेपन हटा दिए। तो लियाम कहता है कि लेकिन इस चीज के अंदर मैं बैठकर लड़ना चाहता हूँ। तो अमागी कहती है ठीक है, मैं बंदोबस्त कराती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक बंदे को लियाम के साथ एक फ्रेंडली मैच करने के लिए भेज देती है। उन लोग की अब फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लियाम अब अपनी तलवार से सामने वाले बंदे के ऊपर हमला करता है, पर अब वो बंदा भी अपनी शील्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर लियाम का हमला काफी भारी होता है, जिस वजह से वो बंदा अब नीचे गिर जाता है। ये देखकर लियाम अब उससे कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, तुम जानबूझ के गिरे हो। तो बंदा कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिस पर लियाम कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मुझसे चुपचाप से अच्छे से लड़ो। तो बंदा भी कहता है ठीक है। जिसके बाद लियाम अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वो बंदा अब लियाम को पकड़कर नीचे गिरा देता है और हरा देता है। ये देखकर अमागी भी अब लियाम
लियाम से कहती है कि ये फाइट यहीं पर ही ओवर होती है। वह उसे बताती है कि आपके मैजिक कंट्रोल से ही डिसाइड होता है कि आपका ये रोबोट किस तरीके से एक्ट करेगा। तो लियाम कहते हैं ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ इस तरीके से मूव करने से कोई भी काम नहीं बनेगा। अगले सीन में वो अब ब्रायन से कहते हैं कि मुझे एक टीचर चाहिए, मुझे ताकत चाहिए और मुझे पावरफुल बनना है। ये सुनकर ब्रायन कहता है कि ये मत कहना कि आपको लड़ना सीखना है। तो लियाम कहते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरे सामने बेस्ट टीचर्स को लेकर आओ। तो लियाम भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर अब लियाम अब अपने मन में कहता है कि पुरानी जिंदगी में तो मुझे पावर से हरा दिया गया था, पर इस बार मैं इवल लॉर्ड बन के रहूंगा और ऐसा करने के लिए मुझे ताकत की जरूरत है। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लियाम का अब टीचर वहां पर आ जाता है। उस बंदे का नाम होता है यासुशी, जो कि वे ऑफ फ्लैश का मास्टर है। वही यासुशी को देखकर लियाम काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने स्वॉर्ड्समैन पहली बार देखा है। यासुशी अब लियाम से कहते हैं कि क्या आप वही हो जिसको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो लियाम कहते हैं हाँ, मैंने बेस्ट टीचर को बुलाया था और आप आ गए। तो यासुशी कहते हैं हाँ, हम लोग स्वॉर्ड्समैन हैं जिनका सपना है यूनिवर्स के अंदर सबसे बेस्ट स्कूल बनाना स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर। मेरे हिसाब से बेस्ट बनना नामुमकिन है, क्या ऐसा कोई है भी जो कि यूनिवर्स में बेस्ट बन सकता है। और ये सुनकर हम आगे लियाम से कहने लगती है कि मुझे तो ये आदमी थोड़ा बहुत सस्पिशियस लग रहा है। तो लियाम कहते हैं नहीं, इसका यही बिहेवियर तो ऐसा दिखा रहा है कि ये पावरफुल है, मुझे ये बंदा पसंद आया, इस तरीके के कैरेक्टर ये तो लड़ने में ताकतवर होते हैं। तो हम आगे कहती है कि लेकिन फिर भी सतर्क रहना, जिस पर लियाम भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो यासुशी से कहता है कि क्या तुम अपने स्किल्स को एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो यासुशी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें हमारी सीक्रेट आर्ट दिखाता हूँ। ये हमारे स्कूल की एक काफी सबसे बेस्ट टेक्निक है, इसे एक ही बारी में सीखने की कोशिश करना। तो अब लियाम भी कहते हैं ठीक है, और अब वो अमागी से कहते हैं कि इसे रिकॉर्ड कर लेना। तो अमागी भी अब रिकॉर्ड करने लगती है, जिसके बाद अब यासुशी अब अपनी सीक्रेट आर्ट फ्लैश को यूज करता है। वो सिर्फ एक ही बारी में अपनी तलवार को बाहर निकाल कर अंदर डालता है और अब देखते देखते वहाँ पर जितने भी लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो सभी कट जाते हैं, जो देखकर लियाम काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तुमने कैसे किया। तो अब अमागी बताती है कि ऐसा कोई भी एविडेंस है ही नहीं कि यासुशी ने अपनी तलवार बाहर निकाली है, उसने तो अपनी तलवार निकाली ही नहीं। जो सुनकर लियाम शौक हो जाता है और अब वो यासुशी से कहता है कि इसका ये मतलब है कि तुमने अपनी तलवार इतनी ज्यादा स्पीड से निकाली, लकड़ी को काटा और तलवार को इतनी जल्दी वापस रख दिया कि अमागे तक उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तुम तो बहुत फास्ट हो, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। तो यासुशी भी मान जाता है। इसके बाद हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यासुशी अब वापस से इसी जगह पर आता है और अब वो कहता है कि क्या ही पागल बनाया, ये लकड़ी तो पहले से ही कटी हुई थी, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये लोग तो मेरी चाल में फंस गए। वहीं पर अब इन सब चीजों को वो गाइड भी देख रहा था। दूसरी तरफ हम लोग को अब एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस को बताती है कि हम लोग काफी जल्द गोस्ट पायरेट फ्लैगशिप के पास पहुंच जाएंगे। तो प्रिंसेस भी कहती है ठीक है, बाकी काम को मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तो वो लेडी भी कहती है ठीक है। इसके बाद वो सभी से कहती है कि डॉकिंग सीक्वेंस प्रोसीजर को फॉलो करो। तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं। जिसके बाद अब उन लोगों का कॉन्टेक्ट अब गोस्ट से हो जाता है जो कि गोस्ट पायरेट क्रू का लीडर है। तो प्रिंसेस जिसका नाम क्रिस्टियाना होता है वो भी अब उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो गोस्ट से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग शांति से नेगोशिएशन करें। तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम पूरी तरीके से तुरंत ही खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें यूनाइटेड फेडरेशन की शिप्स ने पूरी तरीके से सराउंड कर लिया है। तो गोस्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही तो उन्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या हुआ। तो प्रिंसेस के साथ ही बताती है कि हमारे होमलैंड से एक ट्रांसमिशन आया है, काफी सारी बैटलशिप प्लेनेट की तरफ ही आ रही है और ये सभी बैटलशिप तो पायरेट की हैं। ये देखकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इन लोगों ने हमारे डिफेंसेस को पार कैसे किया। तो गोस्ट कहता है कि यूनाइटेड फेडरेशन इतनी भी ज्यादा यूनिफाइड नहीं है, काफी सारे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे बारे में चिंता ही नहीं है। वह प्रिंसेस के साथ ही बताती है कि यूनाइटेड फेडरेशन के जो लोग हैं अपनी कैनेस को हमारी तरफ कर रहे हैं। ये देखकर गोस्ट अब कहता है कि इन सभी लोगों को अपने कब्जे में करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर ये लोग पैसे में बिक गए। अगर तुम्हें अपने प्लेनेट को बचाना है तो वो करो जो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। और इसी में हम लोग अब यासुशी को देखते हैं जो कि अब लियाम को शाम तक ट्रेनिंग कराता है और अब वो ट्रेनिंग कराकर चला जाता है। पर लियाम अब भी ट्रेनिंग करता है। वो तलवार निकालकर लकड़ियों को काटने की कोशिश करता है पर वो काट ही नहीं पा रहा होता है। लियाम अब कहने लगता है कि मैं मास्टर की टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। उस दिन से अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, तब से मैं बेसिक ट्रेनिंग ही करता आ रहा हूँ, पर उन्होंने मेरे को आज तक वो टेक्निक सिखाई नहीं है। तो हम आगे कहती हाँ, लेकिन आपकी स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है मार्शल आर्ट्स में। तो लियाम कहता है कि हाँ पता है, पर मुझे एक फिनिशिंग मूव सीखना है, बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह। अगले सीन में हम लोग अब यासुशी को देखते हैं जो कि अपने रूम में मजे कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या ही कमाल की जॉब मुझे मिली है, मुझे सिर्फ एक बच्चे को बेसिक ट्रेनिंग करानी है और इसी के मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो बच्चा कितना बड़ा बेवकूफ है, उसे तो ये भी नहीं पता है कि मेरी वो जो टेक्निक थी वो झूठी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियाम आ जाता है और अब उसे कहते हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे वो फ्लैश सीक्रेट टेक्निक सिखा दो। तो यासुशी कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो सीक्रेट टेक्निक तुम्हें मैं सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, पर तुम उसे एक ही बार में नहीं सीख पाए। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं ट्रेनिंग से निकाल रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर लियाम अब उसे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज
प्लीज मुझे मत निकालो और आप भी मत जाओ। तो यासुशी भी मान जाता है और अब वो लियाम से कहते हैं कि कोशिश करना कि तुम इस गलती को दोबारा मत करो। तो लियाम भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद लियाम अब वहाँ से चला जाता है और अब यासुशी फिर से एंजॉय करने लगता है। वो अब कहने लगता है कि लियाम मैं तुम्हें वो टेक्निक क्या ही सिखाऊं जो कि मुझे खुद नहीं आती है। तभी लियाम फिर से आ जाता है और कहता है कि मैंने आपके साथ बुरा बिहेव किया ना, इसलिए मैं आपकी ट्यूशन फी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। तो यासुशी कहते हैं ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो बढ़ा दो। जिस पर लियाम भी कहते हैं ठीक है और अब वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब यासुशी फिर से हंसने लगता है और कहता है कि लियाम तो कितना बड़ा बेवकूफ है। वो अब हंसी रहा होता है पर तभी लियाम फिर से वहाँ पर आ जाता है और कहते हैं कि कल मुझे अर्जेंट काम है तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। तो यासुशी भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हमें बैटलशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने प्रिंसेस को कैप्चर कर लिया है। वहीं पर गोज अब उससे कहते हैं देखो मैंने तुम्हें वीआईपी सीट पर बिठाया है स्पेशली तुम्हें ये दिखाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद गोज अपने साथियों को प्रिंसेस के प्लेनेट के ऊपर हमला करने के ऑर्डर्स दे देता है और अब वो लोग भी हमला कर देती हैं, जो देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में अब लियाम को दिखाया जाता है जो कितना ज्यादा खुश नहीं होता है अपनी ट्रेनिंग से। तभी अमागी उसे इस महीने की इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। वो कहती है कि हमारे डेट तो अभी भी है पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन अच्छे से ग्रो हो रही है। ये सुनकर लियाम अब उसकी तारीफ करता है और कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ हैंडल करने देने के लिए मैंने अच्छा किया। तो अमागी कहती है कि इसके लिए शुक्रिया पर मुझे माफ भी कर देना क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा लो है। एग्जाम्पल के लिए हमारी वेलफेयर वर्क की रिपोर्ट देखो, हमने काफी बजट इन्वेस्ट किया था पर हमें उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो लियाम भी अब अच्छे से डिटेल्स को देखता है और कहता है कि इन सब के पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे सामने लेकर आओ। तो वो बंदा भी अब सामने आ जाता है। वहीं पर लियाम अब उससे कहता है कि तुमने पैसे खुद ही खा लिए है ना, साथ साथ पता चल रहा है कि तुम वेंडर्स के साथ मिले हुए हो। वही वो बंदा कहते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं करा, दरअसल आप इतने यंग हो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि असली गलती किसकी है। जो भी खर्चा हुआ है वो सब जरूरी थे, मैंने कुछ भी पैसा नहीं खाया। तो लियाम कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे रिसिप्ट्स को पढ़ने की आदत है। तो वो बंदा अब कहने लगता है कि अगर चीजों को स्मूथली चलाना है तो अनप्लान्ड चीजें होती है जिन्हें ऑर्डर करना जरूरी होता है। तो लियाम कहता है कि मैंने ये देखा है कि प्लान के हिसाब से तुमने वेंडर्स को ऑर्डर नहीं दिए हैं। तो बंदा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कोई और कमाल का वेंडर मिल गया था। तो लियाम कहता है कि तो फिर चीजें लेट क्यों हो रही है। तो बंदा को अब पसीने आने लगते हैं। तो अब कहने लगता है कि चीजों को प्लान के हिसाब से करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती ही हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर लियाम अब मन में कहता है कि ये तो पैसे भी खा रहा है और उल्टा दूसरे वेंडर से भी रिश्वत ले रहा है। ये तो एक काफी करप्ट ऑफिसर है, इसके इस कारनामे को मुझे सीख लेना चाहिए एक इवल लॉर्ड के तौर पर। वह पर लियाम को और भी ज्यादा करप्शन के बारे में पता चलता है, जिसे देखो वो बंदा कहता है कि ये मेरा नहीं बल्कि मेरे सबॉर्डिनेट का काम है। तो लियाम अब अमागी से कहता है कि क्या ये सच बोल रहा है। तो अमागी कहती है हाँ, पर इन सब के प्रूफ नहीं है, अभी भी थोड़े बहुत फंड्स मिसिंग है। ये सुनने के बाद लियाम को अब याद आता है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कि किस तरीके से धोखा मिला था उसे, उसके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा दिया गया था। लियाम अब गुस्से में आ जाता है और अब उस बंदे से कहता है कि तुम अपने ही सबॉर्डिनेट के ऊपर इस तरीके से झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तुमने अपने सबॉर्डिनेट को ही मार दिया ना। ये सुनने के बाद वो बंदा घबरा जाता है। वो अब लियाम से कहता है कि आप अमागी की बात पर भरोसा क्यों कर रहे हो, वो एक एआई है, आपको तो पता है ना कि एआई ही इंसानों की दुश्मन है। वहीं लियाम अब खड़ा हो जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपने ही साथी को मारने में मजा आया। लियाम अब उसके सामने तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो बंदा अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम हमारी वजह से ही इतने अमीर हो क्योंकि हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। ये बात लियाम सहन नहीं कर पाता है और वो जाकर अपनी तलवार से उसे मार देता है। वो अब कहने लगता है कि सिर्फ मैं ही एकलौता पर्सन हूँ जो कि अथॉरिटी यूज कर सकता है। इसके बाद वो अमागी से कहता है कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करो और जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो कि करप्शन करते हैं उनका पता लगाओ, उन्हें मैं तुरंत के तुरंत मार दूंगा। तो अमागी अब उससे कहती है ठीक है पर अपनी तलवार पहले नीचे रखो। वहीं पर लियाम अब थोड़ा बहुत घबराया हुआ होता है, वो तलवार नीचे नहीं रख पा रहा होता है। तो अमागी अब उसकी मदद कर देती है तलवार नीचे रखवाने में। वो अब लियाम से ये भी कहती है कि अगर आप सारे एडमिनिस्ट्रेशन को मार दोगे तो कोई भी नहीं बचेगा, जिसके से काफी दिक्कत हो सकती है। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगर करप्शन से बचना है तो हमें 30 डोज और बनाने की जरूरत है। तो लियाम कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हें करना है कर सकती हो। तो अमागी कहती है कि क्या आप श्योर हो, ये सब चीज आपकी रेपुटेशन खराब कर सकती है। तो लियाम कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं करप्शन ऑफिसर से ज्यादा तो तुम पर विश्वास करता हूँ। तो अमागी कहती है ठीक है, मैं तैयारियां कर लेती हूँ। वहीं लियाम भी अब कहने लगता है कि जो भी मुझे बिट्रे करेगा उनकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में वापस अब उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि क्या तुमने सुना है कि हमारे लॉर्ड ने एक करप्टेड ऑफिसर को अपने हाथों से ही मार दिया और उसने मैंडेटरी एजुकेशन को 3 साल से 6 साल का कर दिया। वही वो बार की मालिकिन कहती है कि हाँ, मेरे कस्टमर्स ने बताया है कि काफी सारे स्कूल्स बन रहे हैं, वो भी काफी तेजी से। नया लॉर्ड सिर्फ 10 साल का ही है, वो तो कुछ ज्यादा ही कारनामे कर रहा है। अगले सीन में हम लोग अब लियाम को देखते हैं जो कि वापस अब उसी रोबोट के पास आ जाता है। वहाँ पर अब उसे वही बंदा मिलता है जिससे कि उसने पहले लड़ाई करी थी। वो अब उसे कहता है कि मैंने अपने पिछले 3 साल सोर्समैनशिप की प्रैक्टिस करने में लगाए हैं, अब मैं इस रोबोट को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा, इसलिए अब चलो फिर से एक फाइट करते हैं। तभी वहाँ यासुशी आ जाता है और अब वो लियाम को रोक लेता है। वो अब लियाम से कहता है कि एक ऐसे रोबोट को चलाना जिसे कोई भी चला सकता है,
है ये तो पॉइंटलेस है। अगर तुम टॉप पर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसे रोबोट को कंट्रोल करना चाहिए जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो लियाम भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसी कैप्टन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो कैप्टन कहता है कि अगर तुम एक पुराने मॉडल के अंदर इंटरेस्टेड हो जिसके अंदर ज्यादा ऑटोमेटिक कंट्रोल्स नहीं है, तो हमारे पास एक रोबोट है जिसे 3 जनरेशन के पहले के लॉर्ड चलाया करते थे। ये सुनकर लियाम एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे वही रोबोट दिखाओ, मैं उसे ही चलाऊंगा। अगले सीन में अब यासुशी को दिखाया जाता है जो कि चोरी करने के लिए एक रूम में घुस जाता है। वो कहने लगता है कि जब लियाम की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, यानी मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचेगा, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो जैसे एक दरवाजे पर हाथ रखता है वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और अब वो अंदर देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक मोबाइल नाइट था। उसे देखकर यासुशी कहता है कि ये तो कबाड़ लग रहा है, इसका शायद से मैं यूज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ब्रायन अब लियाम से कह रहा होता है कि क्या तुम वही मोबाइल नाइट को रिपेयर करवाने वाले हो जिसका नाम एविड है। तो लियाम कहते हैं हाँ, यासुशी ने मुझे कहा है उससे मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा। तो ब्रायन अब उसे बताता है कि एविड तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की फेवरेट चीज हुआ करती थी, अच्छा लगेगा आप उसे यूज करोगे, पर आपको नहीं लगता कि इस समय पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए किसी मॉडर्न मोबाइल नाइट को चुनना चाहिए। तो लियाम कहते हैं कि एक असली पायलट होने का यही मतलब है कि तुम पुरानी यूनिट को भी चला सकते हो जिसे चलाने में मुश्किल होती है। इसके बाद लियाम अब वापस से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी बिना तलवार निकाल कर लकड़ी को काटने वाली, जो कि यासुशी ने करी थी। उसे देखकर ब्रायन कहते हैं कि क्या ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा भी है। तो लियाम कहते हैं हाँ, मैं ये ट्रेनिंग सीक्रेट आर्ट फ्लैश सीखने के लिए कर रहा हूँ जो कि मेरे मास्टर यूज करते हैं। दूसरी तरफ मागी को दिखाया जाता है जो कि अब उसी रूम के अंदर आ जाती है। वो अब सोचने लगती है कि क्या यासुशी सही में एक टैलेंटेड सोर्समैन है, क्योंकि मुझे तो वो नहीं लगता, पर अगर मास्टर चाहते हैं तो मैं मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसी मोबाइल नाइट के पास आ जाती है और कहती है कि मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हें रिवाइव करने के लिए, बदले में मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट करना। अगले सीन में हम लोग को अब पहले लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम नियाज कार्लिन है। वो एम्पायर की 7th वेपन फैक्ट्री के अंदर है और वो यहाँ पर लियाम की मोबाइल नाइट की सर्विस के लिए आई है। नियाज अब मागी को देखकर कहती है कि क्या ये एक एआई एंड्रॉइड है। तो लियाम कहता है हाँ, क्या तुम्हें दिक्कत है। वहीं पर नियाज कहती है कि ये तो टायरल नेक्सस वर्जन 6 है, इसे तो काफी अच्छे स्पेक्स के साथ कस्टमाइज किया गया है। पहली बार मैं किसी एक ऐसी एंड्रॉइड को देख रही हूँ जिसके ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगाया है इसे इतना पॉलिश करने के लिए। वो अब लियाम से कहती है कि तुमने काफी ज्यादा समय लगाया होगा इसकी सारी सेटिंग्स को चूज करने में। तो लियाम कहते हैं हाँ। अगले सीन में वो लोग अब मोबाइल नाइट एविड के पास पहुंच जाते हैं। लियाम अब नियाज से कहता है कि कोशिश करना कि इसे वापस से काम का बना दो। तो नियाज कहती है कि लेकिन अगर आप एक नया मॉडल खरीदोगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, इसे रिपेयर कराने में तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तो लियाम कहते हैं कोई बात नहीं, इसे ही रिपेयर करो क्योंकि मैं इसे ही यूज करूंगा। तो नियाज कहती है कि लेकिन इस समय पर ऐसे मॉडल्स मिलते नहीं है तो इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल होगा, रिपेयर करने में काफी खर्चा आ जाएगा। तो लियाम कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, एक काम करो पुराने पार्ट्स को नए पार्ट्स के साथ बदल दो और इसे काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ तैयार करो। इसके अंदर मैनुअल पायलटिंग कंट्रोल रखना और जितने भी असिस्ट फंक्शन है उन सभी को हटा देना और साथ में एक फिनिशर भी ऐड कर देना जैसे कि रॉकेट पंच। ये सुनकर नियाज कहती है कि ये क्या होता है। तो लियाम कहते हैं कि तुम एक एक्सपर्ट हो पर फिर भी तुम्हें नहीं पता क्या फिनिशर मूव ऐसे जैसे कि तुम अपने एक रॉकेट का यूज करके एक पंच मारो। वहीं पर अब यासुशी भी देखने के लिए आ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर जैसे वो नियाज को देखता है वो तो पहली नजर में उसके प्यार में गिर जाता है क्योंकि नियाज उसी के टाइप की लड़की है। पर अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर नियाज तो उसे इग्नोर कर रही होती है। वो सिर्फ लियाम से ही बात कर रही होती है कि वो एविड के अंदर वेपन्स नहीं लगा सकती है। तो लियाम कहते हैं कि इसमें जितना पैसा लगना है लगाने दो। तो नियाज कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं काम कर दूंगी। वहीं पर अब यासुशी काफी गुस्से में आ जाता है कि लियाम तो उसी के टाइप की लड़की के साथ काफी क्लोज हो चुका है। वो अब अपने गुस्से को लियाम के ऊपर ट्रेनिंग में उतार रहा होता है। वो लियाम की काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करा रहा होता है उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर और कहता है कि चीजों को अपनी आंखों के बगैर फील करो। तो लियाम भी अब काफी कोशिश कर रहा होता है। अगले सीन में वापस से हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोस अब क्रिस्टीना और बाकी सभी लड़कियों के पास आ जाता है। वो अब उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लड़कियां मेरे ट्रेजर आइलैंड में चल रही हो। वो अब क्रिस्टीना को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें यूज करूंगा। इसके बाद वो लोग एक लैब में आ जाते हैं जहाँ पर एक बंदा उन लोगों को एक पेट दिखाता है। देखने में तो लग रहा होता है कि वो पहले एक इंसान था पर उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए गए जिसकी वजह से वो मर गया। तो गोस कहते हैं कि इस पेट को फेंक दो क्योंकि मुझे अब नया क्रिस्टीना पेट मिल चुकी है। वहीं पर क्रिस्टीना को अब बांध दिया जाता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहीं पर क्रिस्टीना अब ये भी देखती है कि वहाँ पर काफी सारे पेट्स पड़े थे जिनकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, जो देखकर वो काफी डर जाती है। अगले सीन में वापस से हमें अब उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अब बात कर रहे होते हैं कि एक लॉर्ड के बदलने की वजह से कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। वो लोग लियाम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि लियाम ने काफी अच्छे डेवलपमेंट्स करे हैं। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि नियाज ने अब एविड की सारी रिपेयरिंग कर दी है, जिसके बाद वो लियाम को सारे कंट्रोल सिखा रही होती है। लियाम अब कहने लगता है कि ये जगह तो काफी बड़ी है, जिस पर नियाज कहती है कि इस जगह को
को स्पेशल मैजिक का यूज करके एक्सपेंड किया गया है। इसके बाद अब वो लोग इंजन को शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो जो एविड है वो अब लियाम को स्कैन करना शुरू कर देता है, जिससे कि एविड का पायलट सिर्फ लियाम ही रह सके और उसके अलावा इसे कोई और यूज न कर पाए। लियाम अब एक्साइटेड हो जाता है इसे यूज करने के लिए। वो अब जैसे इसे चलाता है वो अब गिर जाता है, तो न्यास उसे बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर ऑटो बैलेंसर नहीं है, इसलिए इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, पर अगर एक बार तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो ये बाकी किसी भी यूनिट से काफी ज्यादा ताकतवर होगा। तो लियाम कहते हैं ठीक है, और अब वो जैसे तैसे करके अब उसे यूज करने लगता है, जो देखकर ब्रायन काफी ज्यादा प्राउड फील करता है लियाम के ऊपर। वो तो इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ न्यास भी लियाम से कह रही होती है कि तुम तो पहली बारी में ही काफी अच्छा कर रहे हो। तो लियाम कहते हैं कि वो तो करूंगा ही ना, क्योंकि इतने समय से मैं इसी चीज के लिए तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वही न्यास कहती है कि ये वाला मोबाइल नाइट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है यूज करने के लिए, पर तुम इसे अगर पहली बार में यूज कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कमाल के हो और तुम्हारे पास इसका नेचुरल टैलेंट है। अब विजुअलाइज करके देखो, ऐसा इमेजिन करो कि तुम इसे अपने ही दिमाग से चला रहे हो। अगले सीन में लियाम वापस से ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, पर अब भी वो वे ऑफ फ्लैश को सीख ही नहीं पाया है। वो अब कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं, शायद से मेरे पास इसके लिए कोई टैलेंट ही नहीं है। तो अमागी कहती है कि क्योंकि मैं एक एआई हूं तो मैं टैलेंट जैसे कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे ये नहीं लगता कि आपके अंदर कोई भी कमी है। मुझे तो कमी यासुशी की इंस्ट्रक्शन में लगती है, मुझे तो विश्वास की भी कमी लगती है। वही लियाम तो कुछ और ही समझ जाता है। वो अमागी से कहता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं अपने मास्टर के अंदर पूरा विश्वास नहीं करता हूँ। लियाम अब थोड़ा सोचता है और कहता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो शायद से यासुशी की ट्रेनिंग के अंदर जरूर से कोई मैजिक ही इन्वॉल्व होगा। मुझे ट्रेनिंग के साथ मैजिक पावर पर फोकस करना होगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लियाम अब काफी साल लगाता है अपनी मैजिक ट्रेनिंग में। काफी साल अब भी जाते हैं, जहाँ पर लियाम अब यासुशी को अपनी ट्रेनिंग दिखाता है। वो अपने मैजिक का यूज करके दूर से ही लकड़ी को काट देता है, जो देखकर यासुशी भी शॉक हो जाता है, पर वो अपने आप को अब कंट्रोल करता है और अब वो लियाम से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, पर अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना है। ज्यादा अपने आप पर घमंड मत करो और इसी तरीके से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। वहीं पर यासुशी अब फिर से शौक में होता है। वो अब कहने लगता है कि आखिर लियाम क्या है, इसने तो सही में तलवार को बिना यूज करे ही लकड़ी को काट दिया। अगले सीन में लियाम को अब उसके रिसोर्स प्लेनेट माइकाई के बारे में पता चलता है। ये उसकी फैमिली का एक ऐसा लौता पार्ट है जिसको उन लोगों ने गिरवी नहीं रखा हुआ है। वहीं अमागी बताती है कि इस प्लेनेट का जो एनवायरनमेंट है वो काफी बेकार है, यहाँ पर माइनिंग करना ही मुश्किल है, पर मैंने इसके ऊपर प्लांट लगा दिया था जिससे कि हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करके दें। पर अब लियाम को पता चलता है कि जो पायरेट्स हैं वो उसी प्लांट के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो लोग मोबाइल नाइट्स का यूज करके लड़ रहे हैं। वहीं पर लियाम की आर्मी भी लड़ रही है, पर कोई अंदाजा नहीं है कि वो लोग कितने देर तक होल्ड बैक कर पाएंगे। वहीं लियाम पूछता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। वहीं अमागी बताती है कि अगर हमला करना है तो हमें पीछे से हमला करना पड़ेगा। हम लोग प्लेनेट के पीछे से ग्रेविटी टर्न का यूज कर सकते हैं और सीधा दुश्मनों के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो लियाम कहते हैं ठीक है, और वो सभी शिप्स को बैटल के लिए तैयार कर देता है और कहता है कि मैं इस प्लांट को बचाने के लिए जाऊंगा। पर ब्रायन उसे कहता है कि नहीं, एक लॉर्ड को खुद नहीं जाना चाहिए पायरेट से लड़ने के लिए। तो लियाम कहते हैं नहीं, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरा नुकसान करा है, इसलिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मास्टर यासुशी ने जो मुझे स्किल सिखाई है, अब उनका शो ऑफ करने का समय आ गया है। अगले सीन में लियाम अब एविड के अंदर बैठ जाता है और वो दुश्मनों से लड़ने के लिए आ जाता है। वहीं न्यास भी अब उसे कहती है कि आप एविड के अंदर बैठे हो तो मुझे बता देना कि चीजें कैसी रही हैं, क्योंकि मुझे डाटा कलेक्ट करना है। तो लियाम भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो सीधा दुश्मनों के ऊपर पहुंच जाता है और उनको ब्लाइंड स्पॉट से हमला कर देता है। वहीं दुश्मनों को अब बादलों की वजह से देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। इस मौके का फायदा उठाकर लियाम अब उसकी यूनिट के साथ जाता है और दुश्मनों को खत्म करने लगता है। वहीं दुश्मन अब लियाम के पीछे हमला करने वाले थे, पर लियाम जैसे तैसे करके अपने पीछे शील्ड लगा लेता है और बच जाता है। इसके बाद अब लियाम को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग के ऊपर अब वे ऑफ फ्लैश यूज करने लगता है। वो एक ही हमले में दूर से ही काफी ज्यादा दुश्मनों को खत्म कर देता है, जो देखकर सभी दुश्मन भी हैरान हो जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। ये देखकर लियाम कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट समय है इन लोगों को मेरे फिनिशर से खत्म करने का। ऐसा बोलने के बाद लियाम अब अपना रॉकेट पंच यूज करने लगता है, पर वो रॉकेट पंच उसके हाथ से नहीं बल्कि एक मैजिक सर्कल से बाहर निकलता है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और न्यास से कहता है कि ये तुमने क्या किया, मैं चाहता था कि ये मेरे हाथ से निकले। जिस पर न्यास कहती है कि लेकिन इस तरीके से इसे यूज करना काफी पावरफुल रहेगा। तभी दूसरी तरफ अमागी अब उसे बताती है कि हम लोग फेल हो गए हैं, हम लोग दुश्मनों को 10% भी नहीं पकड़ पाए हैं, सिर्फ 30% को ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर पाए हैं, बाकी के 60% भाग गए हैं। तो लियाम कहते हैं कोई बात नहीं, लगता है कि हम लोग फिर भी जीत गए हैं। अमागी तुमने काफी अच्छा किया। अगले सीन में अब उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि गोस्ट को बताता है कि जो हमारी आर्मी है वो हार गई है और जो भी बच्चे कुछ लोग हैं वो डर के मारे वापिस आ गए हैं। ये सुनकर गोस्ट काफी गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जितने भी लोग वापिस आए हैं उन्हें खत्म कर दो। ये सुनकर वो साइंटिस्ट हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या आप अपने ही साथियों को मार दोगे? जिस पर गोस्ट कहते हैं हाँ, जब कोई भी किसी पायरेट को नीचा दिखाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो पायरेट
कहलाने के लायक ही नहीं है। जो डर के मारे वापिस आ गए हैं, हम लोग उन्हें कुचल देंगे, जिससे कि वो लोग बाकी सभी लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बने, जिससे कि हमारे बाकी के लोगों के अंदर हिम्मत ना हो हार कर वापिस आने की। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब घोस्ट अब उसी लड़की से कहता है कि मैं थोड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब घोस्ट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब अमागी को देखते हैं, जो कि लियाम को अब कांग्रेचुलेशन करती है, क्योंकि ये लियाम की पहली बैटल थी जो कि वो जीत गया। तो लियाम भी अब उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं हो पाता, तुम्हारी वजह से ही हम लोग हमारे रिसोर्स प्लेनेट को बचा पाए और साथ में हम लोगों ने दुश्मनों की स्पेसशिप्स को भी कब्जा कर लिया है। वहीं अब अमागी कहती है कि ये लॉज हैं कि जो भी कोई पायरेट्स को हरा देता है तो पर्सन को उन पायरेट्स की शिप की ओनरशिप मिल जाती है और उसके अंदर जितना भी सामान है वो भी उसी पर्सन को मिल जाता है। ये सुनने के बाद लियाम हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या इसका मतलब पायरेट्स की शिप के अंदर तो ट्रेजर होगा और वो सारा मेरा होता है। वहीं लियाम को लग रहा होता है कि दुश्मनों की जो स्पेसशिप है उसके अंदर उसे गोल्ड और सिल्वर मिलेगा, पर उसके अंदर कुछ और ही सामान होता है। उसके अंदर रेयर मेटल्स होते हैं जैसे कि और चिलकम, एंडरमेंटाइट और भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल मेटल्स। उन सबको सुनकर लियाम कहता है कि इन सभी चीजों का यूज तो वेपन्स बनाने के लिए किया जाता है ना, मुझे तो ऐसा ट्रेजर चाहिए था जिसके अंदर डायमंड्स और गोल्ड होते हो। तो अमागी कहती है कि डायमंड्स तो बस कार्बन क्रिस्टल होते हैं और वो इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं। जो मटेरियल हमें मिला है बल्कि वो काफी ज्यादा कीमती है। ये सुनकर लियाम हैरान हो जाता है और उसे समझ आता है कि इस दुनिया के अंदर डायमंड और गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो गोल्ड ही पसंद है। तो ब्रायन कहता है कि स्पेसशिप के अंदर हमें थोड़ा गोल्ड भी मिला है और गोल्ड एक मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है। तो लियाम कहते हैं ठीक है, जितना भी गोल्ड हमें मिला है उन्हें गोल्ड कॉइन्स से बदल दो, सभी गोल्ड कॉइन को मैं अपने कमरे के अंदर रखूंगा। तो ब्रायन कहते हैं ठीक है, बाकी सभी मेटल्स का आप क्या करोगे? तो लियाम कहता है कि उन सभी मेटल्स को वेपन्स में बदल दो, जैसे कि वेपन वगैरह। तो ब्रायन कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कोई भी स्किल्ड स्मिथ नहीं है जो कि उन्हें अच्छे वेपन से बदल सके। ये सुनने के बाद लियाम कहता है कि हमारे पास तो लगता है कुछ भी नहीं है, पर तभी अमागी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अब लियाम को बताती है कि जब हम लोग दुश्मनों से लड़ रहे थे तो हमें एक चीज पता चली, हमें ये पता चला कि हमारी फैमिली के पास 10,000 बैटल शिप्स हैं, उनमें से हम सिर्फ 30% को ही यूज कर पाए हैं और सिर्फ बैटल के दौरान हम लोग सिर्फ 2,000 शिप्स का ही यूज कर पाए हैं। ये सुनकर लियाम हैरान हो जाता है और कहते हैं कि हम लोग उतने से ही जीत गए। तो अमागी कहती है हाँ, दुश्मनों ने हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर मास्टर आपने अपने एविड के साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी और दुश्मनों की बैंड बजा दी। तो लियाम कहते हैं हाँ, पर अब हम लोग क्या करें, हमारे 70% जो भी चीजें हैं वो तो बेकार की ही हुई। तो अमागी कहती है कि हमारे पास जितनी भी बेकार की चीजें हैं जैसे कि पुरानी खराब बैटल शिप्स क्यों ना हम लोग उन्हें बेच दें। ये सुनकर ब्रायन शॉक हो जाता है। वो लियाम से कहते हैं कि लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने से हमारे नंबर्स कम हो जाएंगे और पायरेट्स हमें और भी ज्यादा कमजोर समझेंगे। वही अमागी कहती है कि लेकिन अगर हम लोग उन बैटल शिप्स को अपने पास रखेंगे तो हम लोग को काफी ज्यादा मेंटेनेंस फीस देना पड़ेगा, इससे हमारे नुकसान होगा। तो लियाम अब उसे कहते हैं हाँ अमागी तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल ही पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ जिन्हें हम लोग यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। वही अमागी कहती है कि क्यों ना हम लोग कुछ नई बैटल शिप्स खरीद लें। जो पायरेट से हमें काफी ज्यादा रेयर मेटल्स मिले हैं, अगर हम लोग उन्हें बेच देंगे तो हमें काफी पैसे मिल जाएंगे, उन्हीं पैसों का यूज करके हम लोग काफी सारे बैटल शिप्स खरीद लेंगे। तो लियाम कहते हैं कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है? तो अमागी कहती है कि जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उन्हें खरीदना तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, पर अगर हम लोग सेकंड हैंड बैटल शिप्स खरीदेंगे तो शायद से अमाउंट भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर ब्रायन कहता है कि लेकिन मेरे हिसाब से पुरानी और सेकंड हैंड बैटल शिप्स खरीदना अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो लियाम कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जो कहना है कहने दो। इसके बाद वो अमागी से कहते हैं कि ठीक है, जितनी भी सेकंड हैंड बैटल शिप्स है उनकी तैयारियां करो खरीदने की। तो अब अमागी भी कहती है ठीक है। अगले सीन में हम लोग को अब एक परफॉर्मेंस दिखाया जाता है जहाँ पर जो न्यास होती है वो अपने नए स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल शिप को सभी लोग को दिखा रही होती है। वो बताती है कि ये हमारी नए बैटल शिप का मॉडल है जिसे 7th वेपन फैक्ट्री ने बनाया है। वो सभी लोग को अब उस बैटल शिप को दिखाती है। वो बताती है कि जिसका आउटपुट है ये 7% ज्यादा है कन्वेंशनल बैटल शिप से, साथ में इसके कैपेसिटर्स भी काफी अच्छे हैं, इसके स्टीयरिंग रिस्पॉन्सेस भी काफी अच्छे हैं, इसकी कैनन की और शील्ड की जो भी ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है। हमने और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके इसकी मेंटेनेबिलिटी को भी इंप्रूव कर दिया है। हमने इसे ओल्डर मॉडल्स के साथ कंपैटिबल बनाया है। इस वजह से हम लोग इस डिजाइन को और भी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर तुम लोग हमारे शिप्स को खरीदोगे तो इंपीरियल फ्लीट्स की फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लीज जरा इसे खरीदने का सोचना। इसके बाद हमें अब न्यास की कंपेटिटर को दिखाया जाता है जिसका नाम इल्यूसिया होता है और वो फर्स्ट लिeutenant है 3rd वेपन फैक्ट्री की। वो भी सभी लोगों को अपनी बैटल शिप का नया मॉडल दिखाती है जो कि 3rd वेपन फैक्ट्री ने बनाया है। वो सभी लोगों को दिखाती है इस बैटल शिप की बॉडी को। वो सभी को बताती है कि इस बैटल शिप की बॉडी को फेमस इंडस्ट्रियल डिजाइनर सिड कॉलोनी ने बनाया है। सिड कॉलोनी वही पर्सन है जिन्हें 7 बार अवार्ड मिले गए हैं इंपीरियल डिजाइन के। अगर तुम लोग इसके अंदर का इंटीरियर देखोगे तो वो हाई क्लास मटेरियल से बना है जो कि तुम्हें एक लग्जरी फील देगा, साथ में तुम्हें ब्रेवरी, प्राइड और
एलिगेंस फील करवाएगा। ये इंपीरियल के स्पेशली लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है, ये उन्हें परफेक्टली सूट करेगा। इस बैटलशिप के अंदर जितनी भी सीट्स हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, जो कि लेदर से बनाई गई है। साथ में इसके कंसोल पैनल्स भी काफी ज्यादा अच्छी लकड़ी से बने हैं, जो कि तुम्हें एक लग्जरी लुक देता है। साथ में इसके जो कमांड्स है वो भी यूज करना काफी इजी है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बैटल कितनी भी ज्यादा इंटेंस हो, अगर तुम लोग हमारे बैटलशिप को यूज करोगे तो तुम्हारी डिग्निटी बनी रहेगी। तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से ही अपने दुश्मनों को दूर से ही खत्म कर सकते हो। जरा इसे खरीदने का सोचना। तो वो लोग भी अब सोच लेते हैं। वो लोग अब इल्यूशिया की ही बैटलशिप को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और अब वो लोग उसे ही खरीदने का डिसाइड करते हैं। ये देखकर नियाज गुस्से में आ जाती है। वो इल्यूशिया से कहने लगती है कि लेकिन हमारी बैटलशिप की जो कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, तो तुम्हारी क्यों खरीदी गई है? जिस पर इल्यूशिया कहती है कि जो भी वेपन्स हैं वो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो तो ताकतवर ही होंगे। पर यहाँ पर सिर्फ ताकतवर होना ही एक सेलिंग पॉइंट नहीं है। सिर्फ ताकतवर होने के साथ साथ हमारी जो बैटलशिप है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो नियाज कहती है कि लेकिन हमारी बैटलशिप ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है जहाँ पर फोकस देने की जरूरत ही नहीं है, पर तुम लोगों ने काफी सारी एक्स्ट्रा बकवास की चीजें ऐड करी गई है। इस पर इल्यूशिया कहती है कि वो सभी चीजें बकवास नहीं है। एक बैटलशिप की ताकत उसके जो क्रू मेंबर है उस पर डिपेंड करती है। हमारी बैटलशिप इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है कि जो भी क्रू है वो थकेगा ही नहीं और वो लोग लगातार काम करता रहेगा और अपने मिशंस को पूरा करता रहेगा। इसलिए हमारी जो बैटलशिप है ये तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है। अगले सीन में वो लोग वहां से जा रहे होते हैं जहाँ पर यहाँ से इल्यूशिया से कहती है कि भले तुम आज का मैच जीत गई हो पर हमारी ही बैटलशिप वॉर जीतेगी क्योंकि जो हमारी शिप्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो इल्यूशिया कहती है कि लेकिन हम तुम्हारे बैटलशिप को देख ही नहीं पाएंगे कि वो कितने ताकतवर है अगर तुम्हारे बैटलशिप खरीदेगा ही नहीं कोई तो बैटल तो हम लोग ही जीतते हैं। वैसे मैं भी देखना चाहती हूँ कि अगर वॉर होती है तो हम में से किसकी बैटलशिप ज्यादा अच्छी रहेगी और कौन जीतेगी, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी बैटलशिप को कोई भी खरीदने वाला है। ये बात न्यास को काफी ज्यादा गुस्से में ले आती है। वो अब अपने रूम पर वापस आ जाती है और कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, डायरेक्टर मुझ पर काफी गुस्सा होंगे। वह सोचने लगती है कि आखिरकार ऐसा कौन पर्सन होगा जो कि मेरी इस बैटलशिप को खरीद लेगा। तभी अब उसे लियाम की याद आ जाती है और वो कहती है हाँ शायद से लियाम इसे खरीद सकता है। और इसी में वापस से हम लोग अब उसी गाइड को देखते हैं जो कि लोगों की नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करने के लिए घूम रहा होता है। जिसके बाद वो अर्थ पर आ जाता है जहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जो कि गेम खेल रहा था और वो गेम के अपने आखिरी पॉइंट पर होता है। उसने गेम सेव भी नहीं करा था, वो अब गेम जीतने वाला होता है, पर तभी उस बंदे की बिल्ली वहां पर आती है और वो पीसी को गलती से शट डाउन कर देती है। ये देखकर वो लड़का काफी डिप्रेस हो जाता है। ये देखकर वो जो गाइड होता है वो आकर उस बंदे के नेगेटिव इमोशंस को खा लेता है। गाइड अब काफी मजे कर रहा होता है। वो कहता है कि लेकिन इतना भी काफी नहीं है। वो अब सोचता है कि लियाम के जो नेगेटिव इमोशंस है वो अब तक और ज्यादा बढ़ने ही वाली होगी। उसकी नेगेटिव इमोशंस खाने में मुझे काफी मजा आएगा। उसकी नेगेटिव इमोशंस इसलिए हाई होगी क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा उधार था। चलो एक बार उसे देख कर आते हैं। इसके बाद वो जो गाइड जैसे लियाम को चेक करने के लिए आता है वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इस टाउन के अंदर काफी डेवलपमेंट चल रही थी, जो देखकर गाइड काफी शौक हो जाता है और कहते हैं कि जब पिछली बार तो मैं आया था तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी, अब यहाँ पर क्या हो गया ये सब। जब लियाम को एक टीचर चाहिए था तो मैंने मेक श्योर किया था कि उसे एक बेकार का ही टीचर मिले। अगले सीन में वापस उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे लॉर्ड यानी कि लियाम ने कुछ पायरेट्स को पकड़ लिया और जो पायरेट की शिप थी वो ट्रेजर से भरी हुई थी। ये सुनकर बार की जो ओनर होती है वो कहती है कि अच्छी बात है, अब हमारी इकोनॉमी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वहीं पर यहाँ पर यासूसी जी भी बैठा हुआ था जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि लियाम तो पूरा पागल है, वो इतने समय में मुझे सरपास कर गया, वो इस समय पर एक असली फर्स्ट स्टेट का वॉरियर बन चुका है। वहीं पर इस बात को वो गाइड भी सुन लेता है। वो ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में अब वो लियाम को ही देखता है। वहीं पर लियाम अब वापस से वेव ऑफ फ्लैश को यूज करके दूर से ही लकड़ी को काट देता है, जो देखकर वो गाइड काफी शौक हो जाता है। दूसरी तरफ अमागी अब लियाम की तारीफ कर रही होती है इस टेक्निक के लिए। तो लियाम भी अब अमागी से कहता है कि मैंने कैसा किया, क्या मैं मास्टर यासूशी के लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो अमागी कहती है कि लेकिन आपकी सोर्स से मैं कुछ मेजर ही नहीं कर पाई, तो मैं अच्छे से बता नहीं सकती हूँ। वही लियाम कहते हैं कि लेकिन मेरे हिसाब से यासूशी ने अपना लेवल कम कर लिया था उस समय पर, जिससे कि वो मुझे अच्छे से दिखा सके। असलियत में यासूशी की जो टेक्निक थी वो असलियत में और भी ज्यादा पावरफुल होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी हरा पाऊंगा, मुझे अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहना होगा। ये सब सुनकर वो गाइड कहने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लियाम को तो मैंने एक बेकार का टीचर दिया था, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। दूसरी तरफ लियाम भी अब अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया के अंदर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबैंडन कर दिया और मेरे ऊपर काफी उधार भी आ गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरी ये जिंदगी भी बेकार जाएगी, पर मैं इम्प्रूव करता रहा और मेरी जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव होने लगी है और मैं एक कमाल का तलवारबाज भी बन चुका हूँ। मेरी जिंदगी काफी अच्छी हो गई है। इन सब के लिए मैं उस गाइड का शुक्र करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट किया।
शुक्रिया गाइड। वहीं पर अब ये सुनते ही गाइड को काफी दर्द होने लगता है क्योंकि उसे लियाम की पॉजिटिव इमोशंस मिलने लगते हैं और पॉजिटिव इमोशंस उस गाइड की कमजोरी है। वो कहने लगता है कि ये काफी बुरा है, मुझे अभी के अभी नेगेटिव इमोशंस चाहिए। तब या वो यासुशी के अंदर से नेगेटिव इमोशंस को खींच लेता है। इसके बाद अब गाइड सोचने लगता है कि आखिरकार लियाम को खुशियां कैसे मिलने लग गई है, क्या मैंने उसे किसी गलत जगह पर रीइंकार्नेट कर दिया। तो वो अब कहते हैं नहीं, शायद से मुझे कोई गलतफहमी हो रही है, कोई बात नहीं, वो काफी जल्द हार जाएगा, तब मैं उसकी नेगेटिव इमोशंस को खाऊंगा और तब मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद अब अगली सीन में अमागी अब लियाम को बताती है कि जो इंपीरियल फ्लीट है वो नए बैटल शिप्स को खरीद रहे हैं, तो जो उनकी पुरानी बैटल शिप्स है वो उन्हें बेच रहे हैं, तो हम लोग उन्हें खरीद सकते हैं। वहीं लियाम कहते हैं कि जो उनकी पुरानी बैटल शिप्स होगी वो तो लेटेस्ट वर्जन में ही होगी ना, तो चलो हम लोग उन्हें खरीद लेते हैं क्योंकि वो पावरफुल ही होंगी। तो अमागी कहती है पर एक शर्त है उनकी। उनका कहना है कि वो हमें वो शिप्स तभी बेचेंगे जब हम लोग उनके रिजर्व वाले सोल्जर्स को खरीदेंगे, यानी कि उनके पास जो बचे हुए सोल्जर्स हैं और जो सोल्जर रिटायर होने वाले हैं वो लोग चाहते हैं कि हम उन्हें अपने साथ रखें। तो लियाम कहते हो इसका मतलब वो सभी अपने बेकार सोल्जर्स को हमें देना चाहते हैं। वहीं अमागी कहती है हाँ, पर कोई बात नहीं, वो सभी ऑफिसर स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं तो वो हमारी कॉम्बैट एबिलिटी में काफी मदद कर देंगे। तो लियाम कहते हैं ठीक है, फिर वो बैटल शिप्स खरीद लो। वहीं पर अब ये सभी चीजों को वो गाइड भी देख रहा था। वो कहता है कि ये एक सही मौका है, मैं अब इसी मौके का फायदा उठाऊंगा। कोई भी सोल्जर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एक इवल लॉर्ड के एक्शन को, वो लोग जरूर रिबेल करेंगे। अगले सीन में अब यासुशी को दिखाया जाता है, तभी अब उसके पास न्यास आ जाती है। न्यास अब उसे कहने लगती है कि आपने लियाम को काफी ज्यादा समय लगाकर स्वॉर्ड्समैन सिखाई है, वो भी काफी कम समय में। इससे ये प्रूव होता है कि आप खुद एक असली वॉरियर हो। ये सुनकर यासुशी मन में सोचता है कि क्या ये मेरी तारीफ कर रही है, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करती है। वहीं हमें पता चलता है कि न्यास यहाँ पर यासुशी से सिर्फ बात करने के लिए इसलिए आई है जिससे कि यासुशी से उससे लियाम के बारे में पता चल जाए, यानी कि लियाम के इंटरेस्ट के बारे में जिसका वो यूज करके लियाम से बात कर सके और अपनी बैटल शिप को वो लियाम को बेच सके। न्यास अब उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछने लगती है। वहीं पर यासुशी को लगता है कि वो तो उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछ रही है। तो यासुशी उसे बता देता है कि मुझे तो शॉर्ट स्कर्ट पसंद है और अलग अलग चीजें भी, जैसे कि टाइट कपड़े वगैरह। तो अब न्यास कहती है ठीक है। वही अब ये सुनकर यासुशी को लगने लगता है कि न्यास तो उसके लिए ये सब कुछ करने वाली है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अब उन्हीं कपड़ों को पहन कर आ जाती है जो कि यासुशी को पसंद है। वो उन कपड़ों को लियाम के सामने पहन कर आ जाती है। उसे लग रहा होता है कि लियाम को ये सब पसंद है। वो अब काफी प्यारी आवाज में लियाम से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप कुछ खरीदो। वो लियाम से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी लेटेस्ट मॉडल की बैटल शिप्स को खरीदो। तो लियाम सीधे मना कर देता है, जो देखकर न्यास कहती है कि पहले थोड़ा देख तो लो कि हमारी बैटल शिप्स कैसी हैं। तो लियाम कहते हैं कि लेकिन मैंने ऑलरेडी काफी बैटल शिप्स खरीद ली है, साथ में मैंने सोल्जर्स भी खरीदे हैं। तो न्यास कहती है कि क्या आपने वही बैटल शिप्स तो नहीं खरीदी है जो कि इंपीरियल फ्लीट छोड़ रही थी। तो लियाम कहते हैं हाँ। ये सुनकर न्यास फिर से दुखी हो जाती है कि थर्ड वेपन फैक्ट्री फिर से उसके रास्ते के बीच में आ गई। इसके बाद वो लियाम को अपनी बैटल शिप का मॉडल दिखाती है और कहती है कि ये काफी कमाल की है, जिस पर लियाम कहते हैं कि अगर इतनी ही कमाल की है तो जाकर इसे इंपीरियल फ्लीट को बेच दो। तो वो कहते हैं नहीं, हम लोग प्रेजेंटेशन में हार गए इसलिए वो लोग इसे नहीं खरीदेंगे। तो लियाम कहते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे ये इसलिए बेचती हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए वेस्ट है। तो वो कहती नहीं, ये काफी कमाल की है, चिंता मत करो, हम तुम्हें इसे काफी डिस्काउंट में बेचेंगे, प्लीज इसे खरीद लो। ऐसा बोलने के बाद वो काफी अजीब हरकतें करने लगती है लियाम को सीड्यूस करने के लिए। ये सब कुछ अब लियाम से देखा नहीं जाता है और अब वो अमागी से कहता है कि क्या हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं ये सब बैटल शिप्स को खरीदने के लिए। तो अमागी कहती हाँ, हम थोड़े बहुत तो खरीद पाएंगे। जो सुनकर न्यास काफी खुश होती है और कहती है ठीक है, मैं अभी सारी बैटल शिप्स को आपको डिलीवर करवाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है और अब वो अपने साथी को बताती है कि मैंने हमारी बैटल शिप बेच दी है, मैंने ये सब कुछ अपनी सीड्यूसिंग एबिलिटी का यूज करके किया है, मैंने लियाम को सीड्यूस कर लिया। वहीं पर इन सब बातों को ब्रायन भी सुन लेता है और अब वो भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि यासुशी भी इन सभी बातों को सुन लेता है और अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लियाम पर कि उसने उसकी फेवरेट बंदी छीन ली। वो मन में कह रहा होता है कि लियाम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में हम लोग अब लियाम को ही देखते हैं। वहीं पर अमागी काफी प्यार से उसके कान साफ कर रही होती है और अब लियाम को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यही खत्म। और क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एनिमे है तो इसके एपिसोड सभी यहीं तक ही आए हैं। जैसे इस एनिमे के आगे के एपिसोड्स आएंगे मैं काफी जल्द इसका अगला पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा। पर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना, जिससे कि जैसे सेकंड पार्ट आए तुम लोग उसे देख पाओ। मैं मिलूंगा तुम लोगों से कल फिर से एक और 1 घंटे के एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।